हेलो। आगे सारे सारे। अब देखो अपन कर रहे थे शस्त्र विधि 6वीं अध्याय में। तो शस्त्र क्रम कर लिए थे, इंपॉर्टेंट था। शस्त्र दोष अपन ने कर लिया, इंपॉर्टेंट है। शस्त्र कोश इंपॉर्टेंट है। शस्त्र गुण इंपॉर्टेंट है। शस्त्र संख्या की जो संख्या है ना वो याद कर लेना, और 5 से 10 शस्त्रों के नाम याद कर लेना। जो मैं क्वेश्चन दूंगा वही के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब फिर अपन ने किया था अनुशस्त्र। अनुशस्त्र की मतलब वही है जो हेल्प, मतलब जो सहायक होते हैं एक तरीके से। ये कौन कौन से थे? जौक, क्षार, अग्नि, काच, पत्र, ये अपन ने कर लिया था। अब करेंगे 20 रावण क्रम। मनंग ब्लड लीचिंग या ड्रेनेज, मतलब ब्लड को जो गंदा रक्त होता है ना, बेकार दूषित रक्त, उसको बाहर निकालना। रक्त श्रावण, तो उसके बारे में पढ़ेंगे 20 रावण क्रम। 20 रावण मतलब रक्त का श्रावण करते हैं, मतलब बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। दूषित रक्त का विश्रावण व वेदन कर्मों द्वारा निकाला जाता है। शस्त्र क्रम समझाते हुए आचार्य ने सबसे पहले इन्हीं दोनों क्रियाओं का उल्लेख किया है कि भाई दूषित रक्त को विश्रावण में वेदन कर्मों द्वारा। विश्रावण यानी एक तरीके से उसको चूस के, उसको पंचरिंग करके, जैसे अपन कट लगा के खून निकलता रहता है ना, उस तरीके से। वेदन, वेदन यानी पंचरिंग करते हैं ना, वेदन यानी पंचरिंग करके कर्मों द्वारा निकाला जाता है। शस्त्र क्रम समझाते हुए आचार्य ने सबसे पहले इन्हीं दोनों क्रियाओं का उल्लेख किया। कौन सा? एक तो विश्रावण का और एक वेदन कर्म का। कहने का मीनिंग ये है कि शस्त्र कर्म, कोई भी अपन को सर्जरी करनी है उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कैसे दूसरे रक्त को बाहर निकालते हैं। आयुर्वेद की बात कर रहे हैं स्पेशली। तो 20 रावण में क्या बोलता है कि एक देश दूषित रक्त निकालें। एक देश, एक देश यानी जैसे हाथ से, पैर से, अपने सिर से, जहाँ पे मान लो कि मतलब बोलते हैं ना कि नीली नीली त्वचाएं पड़ जाती है ना, नीली नीली और रेखाएं पड़ जाती हैं अपनी बॉडी पे, मतलब जो वेन होती हैं उनमें नीला नीला रक्त दिखाई देने लग जाता है, तो वहाँ से खून निकालना होता है। तो एक देश दूषित है। पिंडित रक्त प्रक्षालन विधि से निकालें। प्रक्षालन का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? देखो यहाँ पे दोबारा देख लो प्रक्षालन का मीनिंग क्या है। प्रक्षालन यानी टैटूइंग, सेलोइक प्रिकिंग। टैटूइंग मतलब टैटू होता है ना एक तरीके से, एक वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। प्रक्षालन, सेलो प्रिकिंग, एक तरीके से हल्का बाहर बाहर से चीरा लगा के, अंदर नहीं बाहर बाहर से चीरा लगा के जो खून बाहर निकला जाता है वो प्रक्षालन। इसकी विधि अपन डिटेल में करेंगे, मैंने बताया था। तो ये बोल रहा है, ध्यान से देखो, दोबारा से बताता हूँ। एक देश दूसरी तरफ निकाले, जैसे कोई हाथ में, एक देश यानी एक स्थान से, एक विशेषिक स्थान से खून निकालना है तो एक देश से। पिंडित रक्त, पिंडित रक्त यानी कोई थक्का बन गया खून का, मतलब कोई एक से पिंड सा बन गया, मान लो जमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, या फिर आपके मतलब रुका हुआ है कहीं भी, यहाँ से खून निकालना है तो पिंडित रक्त को। सुप्त रक्त, सुप्त रक्त यानी एक जो खून मर जाता है, जो एक जगह रुक जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं जैसे उंगली अपने कहीं पे बीच में आ जाती है, कोई दो दीवार के बीच में, मतलब दो दरवाजे के बीच में आ गई, तो एक काला काला सा रक्त पड़ जाता है एक तरीके से, वो सुप्त रक्त हो जाता है एक तरीके से। मतलब बोलते ना कि ये खून मर गया, एक्सपायर हो गया, इकट्ठा हो गया उसको। और ग्रंथि रक्त निकाला जाता है। ग्रंथित रक्त मतलब जो ट्यूमर होती है ना, उनमें जो खून भरा होता है, उनसे, उन सबसे मतलब कहने का मीनिंग ये है। एकादेश हाथ या पैर से, जहाँ से आपको निकालना है, सर से, गर्दन से, जहाँ से। पिंडित रक्त, पिंड के रूप में कोई रक्त बना हुआ है। सुप्त रक्त जो खून मर जाता है ना, बोलते हैं कि भाई दरवाजे के बीच में ये खून तो मर गया। और ग्रंथित रक्त, और जो ट्यूमर में खून भरा रहता है उसको बाहर, ये सब किसके माध्यम से बाहर निकाला जाता है? विश्रावण मतलब ड्रेनेज के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। अब विधि देखो कि श्रृंग यानी सीख, श्रृंग यानी सींग, जो हॉर्न, जो पशुओं के सींग होते हैं ना, अपन ने कल किए थे। जलोखा, जलोखा आप, मैं बताऊंगा आपको, एक फोटो देख लो एक बार जलोखा की, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो एक जानवर होता है जो पानी में रहता है, ये ऐसे चूसता है, खून चूसता है। जैसे लंबा सा काला सा कीड़ा होता है, ये खून चूसता है। समझ में आया? सींग, जलोका, अलाबू तुम्बी। अलाबू तुम्बी कल अपन ने यंत्र में किया था। एक ऐसा था फल, मैं बताता हूँ आपको डायग्राम बना के। एक ऐसा फल था लंबा मोटा सा, ठीक है, उसको अपन बीच में से काटते थे, वो यंत्र विधि में अपन ने किया था। तो इसको जो ये हिस्सा है ना, चौड़ा वाला हिस्सा, वहाँ पे लगा देते थे और इस हिस्से से खून बाहर निकलता था। अलाबू यंत्र। तभी तो बोलता हूँ सारे चैप्टर लिंक हैं आपस में। तो अलाबू यंत्र, घटी यंत्र, घटी यंत्र यानी कपिंग थेरेपी, कपिंग थेरेपी की सहायता से भी घटी यंत्र प्रचार, कपिंग घटी यंत्र था एक तरीके से, ऐसे कप सा बना रखा था अपन ने, उसको गर्म करते थे, मतलब वहाँ पे खून इकट्ठा हो जाता है, फिर वहाँ से पंचरिंग करके खून निकालते हैं। तो मतलब घटी यंत्र एक तरीके से कपिंग थेरेपी ना, उसके माध्यम से भी खून बाहर निकाला जाता है। तो ये 4 विधि बताई है इन्होंने।
कि भाई या तो श्रृंग यानी सींग के माध्यम से, या तो जलोखा के माध्यम से, या अलाबु तुम्बी के माध्यम से, या घटी यंत्र के माध्यम से आप ये क्या करवा सकते हो, विश्रावण करवा सकते हो। अब ये भी बताया कि भाई सींग का कब यूज लेना है, जलोखा का कब यूज लेना है, अलाबू का कब यूज लेना है, और घटी यंत्र का कब यूज लेना है। आप ऐसे थोड़ी मनमर्जी चलेगी, ऐसा नहीं चलता, मनमर्जी नहीं चलती, हर चीज़ की एक विशेष विधि है। तो श्रृंग, श्रृंग यानी सींग, जो पशुओं के सींग है, अपन ने किया था ना कल कि ऐसा एक लंबा सा सींग था, यहाँ से मतलब इसको, इस हिस्से को तो त्वचा पे लगाते थे और इससे के माध्यम से खून बाहर आता था। इसमें क्या बताता है कि सरसों के दाने के समान छेद होता है, मैंने कल बताया था यंत्र विधि में। तो श्रृंग यानी सींग, वात पित्त दुष्टि में प्रयोग करें। वात पित्त कहने का मिलेगा कि वात दोष और पित्त दोष से कोई मतलब रक्त दूषित हो गया तो उसमें सींग का यूज करना है। सुप्त रक्त निकालें, सुप्त यानी जो मर गया हो, मतलब एकदम निष्क्रिय हो, मतलब एक तरीके से बोलते हैं जो बीच में आके अपने फंस जाता है, वही वही काला काला रक्त पड़ जाता है उसको। त्वगगत मतलब त्वचा, कहाँ से निकालना है, त्वचा में, त्वचा से संबंधित अगर कोई मतलब वो है सुप्त रक्त तो सींग की सहायता से बाहर निकालो। फिर है जलोका, पित्त दुष्टि में, अगर मतलब पित्त की कोई व्याधि है, पित्तज रोग है, तो उसमें जलोका का यूज करना है। ये आपको याद रखना है कि भाई सींग का कब यूज करना है, कौन से दोष में करना है, जलोका का कौन से दोष में करना है। तो पित्त दुष्टि में सुकुमारों में रक्त श्रावण करें। सुकुमार व्यक्ति, सुकुमार व्यक्ति जानते हो, जो मतलब एक तरीके से मतलब ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते, मृदु कोष्ठी, मृदु कोष्ठी मतलब एक तरीके से बहुत प्यारे, जो कभी मेहनत नहीं करते, ठीक है। सुकुमार जो कभी मतलब शानो शौकत की ज़िंदगी देते हैं, कभी उन्होंने मेहनत नहीं की, उनको थोड़ा सा दौड़ाएं तो थक जाते हैं, मतलब एक तरीके से बिल्कुल कोमल व्यक्ति बोलते हैं ना, एक तरीके से सुकुमार, एक तरीके से जो आप ऐसे समझो जैसे कि राजकुमारी है, राजकुमारी कोई काम नहीं करती घर का, बिल्कुल ऐसे रहती है शानो शौकत की ज़िंदगी, मतलब एक मेहनत नहीं करना बिल्कुल, और आराम से रेस्ट करते रहना, वो क्या है सुकुमार। वैसे ही सुकुमारों में वो क्यों करते हैं, जलोका से, क्योंकि उनको कट लगाएंगे तो सहन नहीं कर पाएंगे, तो जलोका की सहायता से रक्त श्रावण करें। अवगाढ़ रक्त, अवगाढ़ यानी जो अंदर से खून चूस के बाहर निकला, मतलब गड़ा हुआ अंदर, मतलब क्योंकि ये क्या करता है, चूसता है, जलोका अंदर से रक्त को अवगाढ़ मतलब जो अंदर वाले रक्त को बाहर निकालते हैं। अब मान लो उसमें सुकुमार व्यक्ति में अपन चीरा लगाएंगे गहरा वाला खून निकालने के लिए, तो वो तो देख के ऐसे ही घबरा जाएगा क्योंकि उसने कभी काम नहीं किया, तो इसलिए सुकुमार व्यक्ति में जलों का यूज करते हैं। अब देखो अलाबू या तुम्बी, जो अलाबू तुम्बी मैंने कल बताया था, यंत्र वाले चैप्टर में देख लेना, डायग्राम पीडीएफ में डायग्राम भी है अलाबू और तुम्बी का, ठीक है। वात और कफ दुष्टि में, अगर वात अगर कफ दुष्टि है तो अपन को अलाबू तुम्बी का यूज करना है। त्वगत स्थित रक्त निकालें, त्वग स्थित मतलब त्वचा में संबंधित कोई रक्त है, सुप्त रक्त, इसको भी देखो सुप्त रक्त में यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे वात पित्त है, यहाँ पे वात कफ है, तो बस इतना सा अंतर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा रोग वातज है, कौन सा रोग पित्तज है। आप कैसे सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, फाइनल ईयर तक आप जैसे डायग्नोसिस पढ़ोगे ना, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ोगे, तब आपको पता लग जाया करेगा, लक्षणों से पता लग जाएगा कि भाई वातज है, पित्तज है, कफज है। अब है घटी यंत्र, वात कफ दुष्टि में त्वगत स्थित रक्त गुल्म का विलयन व उन्नयन करता है, सुप्त रक्त निकालें। इस देखो यहाँ पे मैं कल भी बताया था गुल्म का विलयन, गुल्म यानी क्या होता है, एक तरीके से हवा, हवा की गांठ, एक तरीके इकट्ठा सा हो जाता है ना एकदम, मतलब एक तरीके से हवा की गांठें बनना, एक तरीके से गुल्म। तो वात कफ दुष्टि में त्वचा में गुल्म का विलयन व उन्नयन करता है, उसको फैलाता है, मतलब उसकी जो गांठ ची बनी हुई थी उसका उन्नयन करता है, उसको दूर करता है। सुप्त रक्त, ये भी क्या निकालता है, सुप्त रक्त को निकालता है। और है प्रक्षालन विधि, एक देश स्थित या पिंडित रक्त, पिंडित रक्त यानी एक देश स्थित, मतलब कोई हाथ या पैर में अपन को निकालना है तो प्रक्षालन विधि से निकालना है। ये कैसे निकालते हैं, इसकी विधि बताऊंगा मैं, प्रक्षालन विधि। या पिंडित रक्त, कोई पिंड के रूप में जमा हुआ है, मतलब थक्का जमा हुआ है, तो उसको बाहर निकालने में अपन को प्रक्षालन विधि बताएं। तो यहाँ पे आप कोमा लगा देना एक बार, घटी यंत्र के बाद में कोमा लगा देना, प्रक्षालन एक अलग है। तो श्रृंग हो गया, जलाको हो गया, अलम्बू हो गया, अलाबू तुम्बी हो गया, घटी हो गया, प्रक्षालन हो गया। इस तरीके से 5 विधि हो गई, क्योंकि यहाँ 5 है ना, ओके। अब है जलों का प्रयोग विधि, तो ये विधि है ना, आपको ये याद होनी चाहिए 200 के अनुसार, क्योंकि इस चैप्टर में से खैर क्वेश्चन तो कम आते हैं, लेकिन ये थोड़ा कभी आ जाता है ना, जब पेपर टफ बनता है तो इस चैप्टर में से क्वेश्चन दिए जाते हैं लास्ट के 25वां 26वां 27, क्योंकि इन चैप्टर को बच्चा यहाँ आके थक जाता है और ये थोड़ा अटपटे लगते हैं, क्योंकि नया होता है ना, जो अपन ने पढ़ा ना 25 चैप्टर तक उससे अलग है बिल्कुल। क्योंकि सर्जरी, अब तक अपन काय चिकित्सा पढ़ रहे थे, 25 चैप्टर मतलब एक तरीके से काय चिकित्सा प्रधान, ये क्या है सर्जरी प्रधान। तो सर्जरी ऐसे ही समझ नहीं आती आयुर्वेदिक, टाइम लगता है।
तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से याद करना। जलों का प्रयोग विधि देखो, जलों का प्रयोग सुकुमार व्यक्तियों में रक्तस्रावन के लिए करते हैं। अपन ने पहले ही कर दिया कि जलों का प्रयोग सुकुमार व्यक्तियों में रक्तस्रावन के लिए करते हैं। ये मुक्त पित्त दूषित, यहाँ भी लिख दिया देखो, पित्त दूषित अवगाढ़ रक्त निकालने में प्रयुक्त होता है। सेम बात है क्योंकि अपन ये चीज़ें पढ़ी हैं। भेद, जलों का 2 प्रकार की होती है। अब जलों का 2 प्रकार की होती है, तो कौन सी जलों का यूज करनी है अपन को ये पता होना चाहिए। सैविस और निर्विष, तो 2 प्रकार की जलों का होती हैं। एक तो सैविस मतलब जहर युक्त, अगर जहर वाली यूज करोगे तो पेशेंट को बीमारी हो जाएगी, रोग ज़्यादा बढ़ जाएगा, मर भी जाएगा। और एक होती है निर्विष। अब कैसे पता लगेगा भाई सैविस है या निर्विष है, तो सैविस जलों का और निर्विष जलों का, तो क्वेश्चन आएगा कि सैविस जलों का और निर्विष जलों का में अंतर बताइए। तो सैविस जलों का और निर्विष जलों का हम देख लो कि दूषित जल मछली, मेंढक, सांप के शव में सड़ने से व उनके मल से उत्पन्न, कि दूषित मल कहने का मतलब कोई ऐसे तालाब है जो बिल्कुल बेकार है, गंदा है, उसमें पैदा हुई है। या फिर मछली, मेंढक, सांप, मछली यानी फिश, मेंढक यानी फ्रॉग, सांप यानी स्नेक, इनके शव मतलब इनकी जो डेड बॉडी है ना, उनके मल में उत्पन्न हुई है। तो वो क्या होती है, एक तरीके से जहर युक्त होती है। लाल, श्वेत, वृषकाली, स्थूल, चैन और पिच्छिल होती है। ये क्या होती हैं, लाल कलर की होती हैं, श्वेत होती हैं, वृषकाली और बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप से काली, वृषकाली यानी बहुत ज़्यादा काली, स्थूल मोटी होती है, चैन और पिच्छिल, पिच्छिल यानी एक तरीके से गंदगी युक्त, इंद्रायुद्ध, उर्ध्वराजी, रोमस होती है। इंद्रायुद्ध, उर्ध्वराजी, रोमस, अब इसका तो मीनिंग मुझे भी नहीं पता ये क्या है कि भाई इंद्रा युद्ध, उर्ध्वराजी, रोमस होती है। कोई बताएगा इनका मीनिंग क्या होता है? कोई स्टूडेंट? इंद्रा युद्ध, उर्ध्वराजी या रोमस, इसका फिर मैं एक ग्रुप में भेजूंगा आपको देख के इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहता। इनका प्रयोग करने से पाक, कंडू व भ्रम होता है। मतलब इनका अगर यूज करोगे आप ड्रेनेज यूज करने, मतलब रक्त बाहर निकालने के लिए, रक्त चूसने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पक जाएगा। जहाँ पे इसने को चिपकाया है ना आपने खून निकालने के लिए, वो पक जाएगा, वो हिस्सा में पस हो जाएगी, कंडू, खुजली होने लग जाएगी और आपको चक्कर आने लग जाएंगे। इनकी चिकित्सा के लिए विषनाशक व रक्त पित्त नाशक चिकित्सा करें। कहने का मीनिंग ये है, अगर गलती से आपने, आपको पता नहीं लगा, आपने ऐसी जलों का लगा दी किसी व्यक्ति के खून चूसने के लिए, तो आपको फिर उसको कॉम्प्लिकेशन होंगे ना, उसमें क्या चिकित्सा करनी पड़ेगी, विषनाशक, जहर को दूर करने वाली चिकित्सा, और रक्त पित्त नाशक। रक्त पित्त मतलब एक तरीके से जो खून निकलता है, रक्त पित्त यानी क्या होता है, बॉडी के विभिन्न छिद्रों से खून आना, तो उसमें भी क्या खून निकलता रहता है, तो ये चिकित्सा आपको करनी है। अतः इनका प्रयोग रक्तस्रावन में नहीं किया जाता। तो जो सैविस वाली हैं, कहने का मीनिंग है जो जहर युक्त हैं, जो मछली, सांप, मेंढक, इनके मल से उत्पन्न होती हैं, गंदगी युक्त होती है, जो लाल और श्वेत होती हैं, भ्रक्ष काली होती हैं, इनका अपन को यूज नहीं करना है। ये क्या होती हैं, सैविस जलों का होती हैं। अब देखो निर्विष जलों का, शुद्ध जल में उत्पन्न होती हैं, प्योर, बिल्कुल एकदम साफ तालाब है ना, बिल्कुल साफ पानी, उसमें पैदा होती हैं। श्याम वर्ण, गोल और नीली ऊर्ध्व रेखा वाली होती हैं। श्याम वर्ण होता है एक तरीके से इनका मतलब, एक तरीके से श्याव, श्याव वर्ण क्या होता है, एक तो होता है श्याम और श्याव। श्याव होता है एक तरीके से मीडियम कलर होता है एक तरीके से, श्याम तो होता है बिल्कुल काला, अवदात होता है गोरा, और श्याव होता है एक तरीके से मिला हुआ। गोल होती हैं, नीली व ऊर्ध्व रेखा वाली, नीलापन लेके उनकी जो पीठ है उस पर रेखाएं बनी होती हैं, ये एक पहचान करने की तरीका है। कसाय पृष्ठ वाली, पीतोदर, तनु अंग वाली, कसाय पृष्ठ वाली, कसाय, पीतोदर, तनु अंग वाली, कहने का मीनिंग है कि इनके स्पेसिफिक गुण हैं। तो ये देखो यहाँ पे इंद्रायुद्ध, उर्ध्वराजी, रोमस, और ये कसाय पृष्ठ वाले, पीतोदर, तनु, ये दोनों चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। मैंने जब क्लास लेना था उससे पहले भी देखा था, लेकिन मुझे क्या काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं दूसरी बुक में देख नहीं पाया, जो सुश्रुत संहिता ना उसमें देख नहीं पाया। तो सुश्रुत संहिता में देख के मैं इन दोनों को बताऊँगा आपको। एक तो ये इंद्रायुद्ध, उर्ध्वराजी, रोमस, और ये कसाय पृष्ठ वाली, पीतोदर, तनु अंग वाली, ठीक है। इन दोनों का लाइनों का मीनिंग मैं आपको बताऊँगा ग्रुप में, ओके। इनका प्रयोग रक्त श्रावण में किया जाता है, मतलब जो निर्विष जलों का है, इनको अपन रक्त चूसने में यूज लेते हैं। पंचक्रमा में आप फाइनल ईयर में ये प्रैक्टिकल अपने हाथों से करोगे, चाहे आप कोई से भी स्टेट से हो, कोई से भी राज्य से हो, आपको ये प्रैक्टिकल करवाना होगा। आपको है ना ये लेके आनी पड़ेंगी। अगर टीचर ने बोल दिया भाई अपनी इच्छा से कहीं से भी लेके आओ, तो लेके भी आनी पड़ेंगी खरीद के, और आप है ना प्रैक्टिकल इसको करोगे। अब देखो जलों का प्रयोग विधि, तो 3 है वही, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम, अपना वही चलता है हमेशा, पूर्व क्रम, प्रधान क्रम, पश्चात क्रम। तो पूर्व क्रम देखो,
परीक्षा कर सहविष व निर्विष जलोका को पहचाने। पूर्व क्रम में क्या होता है, पहले चेक करो कि ये सहविष है कि निर्विष है। गलती से आपने सहविष वाली लगा दी तो जो रोग ही ठीक कराने आया था ना उसके रोग और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो परीक्षा कर सहविष व निर्विष जलोका को पहचाने, निर्विष जलोका का प्रयोग करें। तो निर्विष का करना है, ध्यान रखें। जलोका को निशा कल्क परिपुप्त जल्क अवंतित सोप तक्र में डुबोकर फिर स्वच्छ जल में डुबोए। जलोका को निशा कल्क परिप्लुत जल, मतलब वो जल से पूर्ण भरी हुई रहती हैं, क्योंकि पानी में तो रहती हैं, वो पानी से भरी हुई रहती हैं। तो अवंतति सोप तक्र में डुबोकर फिर स्वच्छ जल में डुबोए। कहने का मिलेगा अवंतति सोप तक्र में, जो छाछ है ना उसमें डुबो, उसको पानी में से निकाल के उसको छाछ में डुबो दो। फिर छाछ में डूब गई तो क्या हो गया, मतलब एक तरीके से उसका पानी खाली हो जाएगा पूरा पेट। फिर उसको वापस पानी में डुबाओ, उसको साफ कर लो। साफ कर ली मतलब एक तरीके से उसको भूखा बना लिया। भूखा मतलब एक तरीके से उसका पेट खाली करवा लिया, उसको बमन करवा लिया, एक तरीके से उसका जो थे ना गंदगी थी पेट में वो साफ करवा लिया। अब देखो प्रधान क्रम, स्थान पर लगाए जहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे आपकी फुंसी हो रही है ना चेहरे पे, फुंसियों में रक्त श्रावण कराते हैं जलोका से। जहाँ पे फुंसियाँ होती हैं, मोटे मोटे गड्ढे हो जाते हैं चेहरे पे, वहीं दूषित रक्त हो गया, यहाँ पे गंदा रक्त है, इसको बाहर निकालो। तो अपने चेहरे पे जहाँ पे तो स्थान पर लगाए। यदि नहीं लगे तो घी दूध मिट्टी रक्त की बूंदें गिराकर उस स्थान पर पाँच कर लगाकर जलोका को लगाए। कहने का मीनिंग ये है कि अपन ने जैसे मुंह पे चिपकाना है उसको, वो अब चिपक नहीं रही क्योंकि खाल है, खाल पे कैसे चिपकेगी। तो उस जगह क्या लगाओ, घी लगा दो, दूध लगा दो। अब घी दूध से क्या होता है, उसको भोजन लगता है कि भाई अच्छा भोजन मिलेगा, चिपक जाती है। और चिपक जाती है धीरे धीरे, उसके दांत होती हैं तो अंदर वो स्किन में धस जाती है, मतलब एकदम खून चूसने लग जाती है। मिट्टी लगा दो या फिर रक्त की बूंद, एक खून की बूंद लगा दो ताकि उसको लगेगा भाई भोजन है, तो वो चिपक जाएगी। उस स्थान पर पाछना लगाकर जलोका को लगाएं। उस स्थान पर पाछना एक तरीके से क्या होता है कि यही सारी चीज़ें घी दूध मिट्टी रक्त की बूंद एक तरह वो लगाकर उसको लगा दो। उन्नत स्कंद करके यदि रक्तपान करे तो उसे कोमल वस्त्र से ढक दे। उन्नत स्कंद करके यदि रक्तपान करे तो उसे कोमल वस्त्र से ढक दे। कहने का मीनिंग ये है कि कोमल यानी सूती का कपड़ा, जो बिल्कुल होता है ना कि जैसे कि अपन को बहुत देर तक रक्त श्रावण करना है और मतलब आप धूप में बैठे हो एक तरीके से, तो आराम से उसको मतलब चिपका के और उसके कोमल कपड़ा है कि मतलब मुलायम सा कपड़ा जो मतलब पानी से भीगा हुआ उसको उस पर ढक देना चाहिए। जलोका पहले अशुद्ध रक्तपान करती है फिर शुद्ध रक्तपान। और अपने शरीर में ये सबसे इसकी खासियत है कि अपनी बॉडी में से वो पहले क्या करेगी, गंदा रक्त को चूसेगी। तो जलोका सबसे पहले अशुद्ध रक्त को पान करती है फिर शुद्ध रक्तपान। अशुद्ध रक्तपान करते समय कंडू वेदना आदि लक्षण नहीं होते। और जब तक वो खून चूस रही है, अगर अशुद्ध रक्त चूस रही है तो आपको कोई दर्द नहीं होगा, आसानी से आपको कोई पता ही नहीं लगेगा कि कोई जानवर आपका खून भी चूस रहा है। आपको पता ही नहीं लगेगा कोई जानवर, जैसे मच्छर भी बैठता है, मच्छर डंक मारता है तो अपन को पता लग जाता है। लेकिन जब वो चूसती है ना खून, क्योंकि वो गंदा रक्त चूस रही है, तो अपन को कोई नुकसान नहीं होगा, आसानी से चूसने दो उसको। अशुद्ध रक्तपान करते समय कंडू वेदना आदि लक्षण नहीं होते। जैसे ही शुद्धपान रक्तपान शुद्ध करते लक्षण होने तुरंत इसको हटा दे। और जैसे ही आपको खुजली होने लग जाए, दर्द होने लग जाए, तो समझ जाओ कि पूरा रक्त चूसन उसने कर लिया, जो बेकार था गंदा था, अब वो शुद्ध रक्त चूसने लगे तो तुरंत उसको हटा दो। ये है इसका प्रधान क्रम। अब देखो पश्चात क्रम में क्या करना, अब उसको हटा दी तो क्या करेंगे, कंडू वेदना होने पर इसको अलग करें। मतलब जब जैसे दर्द स्टार्ट हो, खुजली स्टार्ट होने लगे, भाई क्या जानवर सा बैठा हुआ है, आपको पता मतलब इरिटेट करने लग जाता है, तो उसको तुरंत हटा दो। यदि आसानी से अलग ना हो तो मुख पर नमक छिड़क कर अलग करें। अब देखो कितनी मतलब वो अब अलग थोड़ी होगी, वो तो चिपक गई, उसको तो पोषण मिल रहा है, खून मिल रहा है, वो तो चूसेगी, तो वहाँ से हटेगी नहीं। तो उस पर अगर हटे नहीं ना आसानी से, उसके नमक छिड़क दो उसके मुँह पे, नमक छिड़कते वो तुरंत उस जगह को छोड़ देती है। उतारने पर बमन कराएं। किसका बमन कराने के लिए पटु एवं तेल को मुख पर डाले, भूसी केन को रगड़े। उतारने पर बमन कराएं। अब उसको उतार लिया तो उस जलोका का बमन कराना है, कि जो जलोका ने खून पिया है ना उसको बाहर निकालना है। तो उतारने पर बमन कराएं। बमन कराने के लिए पटु व तेल को मुख पर डाले, भूसी केन को रगड़े। जो भूसा होता है ना एक तरीके से, जैसे अपन बोलते हैं ना कि जो अपन खा, जैसे अपने पेट में कोई कब्ज होती है ना, वो भूसी का सेवन करते हैं, कौन सी होती है वो, अपन कौन सी भूसी का सेवन करते हैं, एक होती है, उसको क्या करते हैं कि उतारने पर बमन कराए। बमन कराने के लिए पटु व तेल को, पटु का मीनिंग तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तेल जो अपन तेल तो जानते हैं, मुख जो इसकी जलोखा है ना उसके मुख पे डालना है, ताकि वो जितना उसने खून पिया तुरंत उसका बमन कर दे, उल्टी कर दे, बाहर निकाल दे। बमन ना होने पर जलोका को इंद्रमत रोग हो जाता है। अगर मान लो उस जलोका को मान लो बमन नहीं हुआ, आपने बमन नहीं कराया, तो वो जो खून पिया ना उस वजह से, क्योंकि दूषित रक्त पिया है उसने, तो उस वजह से क्या होगा, उसको इंद्रमत रोग हो गया। मतलब जो जलोका थी ना उसको रोग हो जाता है अगर आपने उसको बमन नहीं कराया। तो ये ध्यान रखने की बात है, जैसे ही आप जलोका को
हटाओ तो उसका पहले वमन कराना है। इसलिए जलोका को भली प्रकार वमन कराकर 7 दिन बाद पुनः प्रयोग में लेना चाहिए। और जिस जलोका ने एक बार आज रक्त शोषण कर लिया तो उसका 7 दिन बाद में यूज करना चाहिए दोबारा। ऐसे नहीं कि अगले दिन यूज कर रहे हो, अगले दिन यूज करोगे तो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो 7 दिन तक उसको रेस्ट दो, 7 दिन बाद उसको दोबारा से यूज करना है। भली प्रकार वमन नहा कराने वाली जलोका ध्रुवांता कहलाती हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जो भली प्रकार मतलब ठीक प्रकार से आपने वमन नहीं कराया, आपने ध्यान नहीं दिया, पूरा खून उसने जो पिया था बाहर नहीं निकला, तो अगर उसी क्या बोलते हैं कि जलोका दुर्वांता मतलब एक तरीके से रोग उत्पन्न करने वाली बेकार हो जाती है वो, उसका अपन बार बार फिर यूज नहीं कर सकते। और हर बार नई जलोका लाना मतलब एक तरीके से बहुत कठिनाई का खेल होता है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। निर्विष जलोका जिनमें जहर नहीं होता ना, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। दूषित रक्त निकल जाने पर राग रुजा की शांति होती है। राग यानी रोग और रुजा यानी दर्द की शांति होती है। कहने का मतलब कि पूरा दर्द अपने जब दूषित चूस लिया उसने तो मतलब एक तरीके से शांति हो गई अपने शरीर में। अशुद्ध रक्त की संभावना होने पर हरिद्रा गुड़ व मधु से दंश को स्रावित करें। भाई अशुद्ध रक्त की संभावना, और आपको ऐसा लगता है भाई अशुद्ध रक्त फिर भी रह गया, थोड़ा बहुत रह गया, अशुद्ध रक्त की संभावना होने पर हरिद्रा यानी हल्दी, गुड़, मधु, गुड़ यानी गुड़ होता ही है, मधु यानी शहद से दंश को स्रावित करें। दंश यानी जहाँ पे लगी थी ना, जहाँ पे जलोका चिपकाई थी आपने, वहाँ पे आपको ये चीज़ का लेप लगाना है। तत्पश्चात शतदोत घृत पिच्चू लगाएं तथा शीतल लेप लगाएं। और उसके बाद में क्या करना है, शतदोत घृत कहते हैं ना, शोक मतलब जो घी है ना, गाय का घी, उसको 100 बार पानी में धोते हैं। आपको सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ये प्रैक्टिकल है। शतदोत घृत कैसे बनाते हैं, शतदोत यानी 100, सत यानी 100 बार, धोत यानी धोना, घृत यानी घी को 100 बार धोते हैं। और उस घी को जो तैयार होता है ना 100 बार धोने के बाद एकदम पवित्र होता है, एकदम प्यारा होता है, इतना शीतल होता है कि पूरी बॉडी एकदम ठंडे हो जाती है। तो शतदोत घृत पिच्चू लगाएं, बस शीतल लेप लगाएं मतलब चंदन का लेप लगाएं उस घाव पे जहाँ पे वो जलोका लगाई थी ना, उसके ऊपर की बात कर रहा है ये, किसकी, रोगी की बात कर रहा है। इस लाइन में तो किसकी थी भाई, जलोका की बात की, उसका वमन कराना है। यहाँ पे आगे भाई दूषित रक्त निकलने के बाद में उसका दर्द फर्द गायब हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है भाई थोड़ा बहुत दूषित रक्त रह गया, तो आपको क्या लगाना है, हरिद्रा गुड़ मधु। फिर क्या करना है, शतदोत घृत का पिच्चू यानी रुई का जो कॉटन होता है ना, उसका फोया बनाते हैं अपन, उसको चिपका देते हैं। फिर शीतल लेप मतलब चंदन का लेप, ताकि कोई जलन पैदा ना हो। शीतल लेप प्रयोग से तोद व कंडू युक्त सोप हो जाता है। अब ठंडा यूज किया आपने, ठंडा यूज से क्या होगा, तोद, खुजली मतलब सूज जाता है, कंडू युक्त सोप मतलब एक तरीके से खुजली युक्त मतलब उसमें सूजन आ जाती है, खुजली भी होगी और सूजन भी आ रही है क्योंकि आपने शीतल यूज किया है। इसलिए तदोपरांत उष्ण घृत से सींचन करें। अब फिर इसको हटाने के बाद में क्या करना है, उष्ण घृत, उष्ण यानी गरम घी से आपको फोया लेना है, गरम घी में डुबाना है और उसको सिकाई करनी है। सींचन यानी उसकी सिकाई करनी है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि आसानी से हो जाता है ये श्रावण, बहुत ध्यान रखने की बात है। शेष अशुद्ध रक्त को पुनः निकाले, क्योंकि अपने स्थान से चलायमान हुआ अशुद्ध रक्त व्रण स्थान में आकर रुक जाता है, वह अतिशय अम्लीय हो जाता है। इसलिए एक बार रक्त श्रावण करने के बाद पुनः दूसरे दिन फिर रक्त निकालें। कहने का मीनिंग ये है कि अपन रक्त चूषण के लिए अपने जलोका लगाई तो अंदर से जहाँ जहाँ से गंदा रक्त था वहाँ से आके उस स्थान पे आ गया, और आपने क्योंकि जलोका का पेट फुल हो गया तो उसको हटा दिया, अब वो आके यहाँ पे रुक गया, घाव वाले स्थान पे जहाँ पे जलोका लगाई थी वहाँ पे आके रुक गया। तो ये बोल रहा है कि शेष अशुद्ध रक्त को पुनः निकालें, क्योंकि अपने स्थान से चलायमान हुआ अशुद्ध रक्त व्रण स्थान में आकर रुक जाता है, वह अतिशय अम्लीय हो जाता है। अब वहाँ पे आके कोई जला को हटा दिया, अब निकल नहीं रहा, वहाँ पे आकर रुक गया, तो वो क्या कि गंदा रक्त इकट्ठा हो गया एक जगह, तो इसको अगले दिन तुरंत निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप 7 दिन बाद निकालेंगे, नहीं, रोगी को तो अगले दिन निकालना, लेकिन जो जलों का यूज हुआ उसका 7 दिन बाद मतलब नई जलोका का यूज करना चाहिए। इस तरह आपके पास बहुत सारी जलोकाएं होनी चाहिए। अब देखो जलों का पालन विधि, इस तरीके से ये 3 हो गए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। अब करेंगे जलों का पालन विधि कि 7 दिन पर पड़ा हुआ 3 दिन पर घड़े का पानी बदलते रहना। कि 7 दिन पर तो घड़ा, जिस घड़े में अपन उस जलों का रखते हैं ना, जिस घड़े में अपन जलों का रखते हैं उसको 7 दिन में चेंज करो, नया घड़ा लेके आओ मिट्टी का, और 3 दिन में उसका पानी चेंज करते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि लाल मल मूत्र जमा होने पर, क्योंकि वो जानवर है, अब जलों का क्या जैसे कीड़ा एक तरीके से, ठीक है, जल का कीड़ा है, वो भी मल मूत्र उत्सर्जन करेगा, वो भी कुछ खाएगा, तो क्या गंदा हो जाता है, उसके मल मूत्र से वो पानी गंदा हो जाता है, और गंदा हो जाएगा तो वो सेविस वाली बन जाएगी, मतलब जहर वाली हो जाएगी। इसलिए उस पानी को चेंज करते रहना चाहिए। तो इस तरीके से जलोका का पालन करना चाहिए भाई। 3 दिन में तो क्या करना चाहिए, पानी बदलना चाहिए, और हर
7 दिन में उस घड़े को, जिस घड़े में अपन रख रहे हैं ना मिट्टी का घड़ा, उसको चेंज करते रहना चाहिए। अब करेंगे प्रच्छन विधि। प्रच्छन विधि क्या होता है कि एक देश स्थित पिंड रक्त को प्रच्छन विधि से निकालना चाहिए। अपन ने देखो यहाँ पे देखा था प्रच्छन विधि, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, प्रक्षालन मतलब पाटन लगाना। अब इसको समझना कि एक देश स्थिति, जैसे कोई हाथ से आपको या पैर, जैसे आपने जंगा है, जंगा से ब्लड का निकालना है बाहर, तो एक देश स्थित पिंड से रक्त को प्रच्छालन विधि से निकालना चाहिए। पोषण के स्थान के ऊपर पट्टी बांधते, कहने का मीनिंग है कि जहाँ से आपको मान लो खून निकालना है, जैसे आपको जंगा, जंगा के लोअर पार्ट में, जैसे अपने घुटने के ऊपर से खून निकालना है, तो यहाँ के ऊपर क्या बोलता है, पट्टी। अपन जैसे एक पट्टी बांध देते ना, जैसे अपन क्या बोलते हैं बीपी मारते हैं, बीपी मारते एक पट्टा सा बांध देते हैं ऊपर, तो जंगा के ऊपर इससे पे क्या बांध दो, पट्टी बांध दो। ये बोल रहा है कि भाई पोषण के स्थान पर जहाँ से आपको मतलब खून निकालना है, उस स्थान की छोड़ के उसके ऊपर पट्टी बांध दे, ताकि आपके, जैसे कि आपको अपने कलाई पर से खून निकालना है, मतलब क्या करना है, प्रच्छालन विधि करवानी है, तो उसके ऊपर अपने जहाँ पे खोनी है वहाँ पे पट्टी से बांध दो, ताकि सारा गंदा खून बाहर आ जाए आसानी से। प्रधान क्रम देखो, स्नायु अस्थि मर्म को बचाते हुए नीचे से ऊपर जाती हुई कई रेखाएं बनाएं। ये बता रहा है कि जैसे कि मैं बताऊं आपको, डायग्राम से देखना ध्यान से, जैसे कि ये हाथ है, ठीक है, अब यहाँ अपन ने बांध दिया पट्टी, ठीक है, ये कोहनी है यहाँ पे। अब ये बोलता है कि स्नायु अस्थि मर्म को बचाते हुए, तो जितनी भी जो मर्म है, 107 मर्म है बॉडी में, वो आपको पता होना चाहिए, तो उस जगह पे चीरा नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखना कि 107 मर्मों को बचाते हुए, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाती हुई कई रेखा बनाए, मतलब ऐसे ऐसे कट लगाने, ऐसे कट लगाने नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नीचे से ऊपर कट लगाने, इस एरिया, इस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। ये रेखाएं बहुत ना बहुत गहरी ना बहुत पास पास, और सीधी होनी चाहिए। और जो ये रेखाएं बना हुआ है ना खून निकालने के लिए, ये तो ना तो मतलब गहरी होनी चाहिए, स्किन तक ही सीमित होनी चाहिए, और ना पास पास होनी चाहिए, और ना मतलब एक तरीके से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, एक के रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बना लो, नहीं, एक रेखा यहाँ बना दी, एक रेखा यहाँ बना दी, एक रेखा यहाँ, जैसे मिटा देता हूँ दोबारा से, ये मिट ही गया पूरा, कोई नहीं, ये हाथ बना देता हूँ पहले मैं, ये हाथ बन गया, जैसे कि एक रेखा बना दी, दूसरी, तीसरी, और ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, दूर दूर और बिल्कुल सीधी, नीचे से ऊपर की ओर, क्लियर। इस तरीके से रेखा मतलब उसको कट लगानी है। अपन जैसे बोलते हैं ना कि बालक करते हैं ना, नस काट ली, और उसमें क्या करते हैं, ब्लेड से उसको काट देते हैं, वो क्या करते हैं, प्रच्छालन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। नस काटने में ऐसे कुर्स लेते हैं ना उसकी वजह, मेरी नस काट ली अपन ने, वो बच्चे करते रहते हैं। तो नेपाल हो किसी एक इस निशान पर दूसरा निशान ना बनाए, और एक कट लगा दिया आपने जैसा भी लग गया, लेकिन उसके ऊपर ऐसा नहीं कि यार ये गलत लग गया इसको सही करना है, नहीं, उसको छोड़ दो, दूसरा लगाओ अब। तो एक निशान पर दूसरा निशान ना बनाए, ये बात ध्यान रखना। फिर देखो, अब मान लो कि ये हो गया भाई, कट लग गया तो खून तो बाहर आएगा, तो उस खून को इकट्ठे करते रहो जब तक गंदा रक्त निकले। तो अब पश्चात क्रम देखो, सतदोत घृत का संचरण करें। सतदोत घृत, ये बार बार आ रहा है, तो सतदोत घृत क्या होता है कि 100 बार गाय के घी को 100 बार धोते हैं अपन पानी से, तो सतदोत घृत को सींचन करें। शीतल लेप लगाएं, शीतल लेप मतलब वही चंदन का लेप, फिर उष्ण घृत सिंचन करें, और बाद में शीतल लेप के बाद में उष्ण घी से सिंचन करें, मतलब जो गर्म घी है ना, उससे आपको उसके फोए लगाने हैं। तो शस्त्र विश्रावण विधि द्विविध क्रम, प्रच्छान और सिरा प्रत्यन। और शस्त्र विश्रावण विधि द्विविधम, जो अपन ने की थी ना, शायद मैंने गलत बोल दिया था उस समय, जो ये बताई थी ना, कहाँ पे, ये रहा, कि दूसरी रक्त को विश्रावण वेदन कर्मों द्वारा निकाला जाता है। शस्त्र में समझाते आचरण नहीं, दो इन्हीं दोनों क्रियाओं का उल्लेख किया। और यहाँ क्या बोला है, अच्छा सुश्रुत में बोला है, शस्त्र विश्रावण विधि द्विविध में प्रच्छानन और सिरा वेद्यन, मतलब एक तरीके से या तो इस माध्यम से कट लगा के निकालो, या फिर सुश्रुत में बोला है, बताया है सिरा, सिरा मतलब जो अपनी वेन है ना, इनमें वेदन करके खून को बाहर निकालो। ये किसने बताया, सुश्रुत ने बताया। और जब सिरा वैद्य ना अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 27। अब देखो, ये शस्त्र कर्म अपन ने कर लिए थे, ठीक है, पूरे। अब सिरा रक्त सेचन विधि में सिरा वेदन और रक्त विश्रावण मतलब पंचिंग और ब्लड लीचिंग। सिरा वेदन अपना अगला चैप्टर है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये बताया था कि एक देश पिंडित सुप्त रक्त ग्रंथि रक्त निकाला जाता है, तो चूषण और प्रच्छासन। तो श्रृंग जलों का अलाम्बु मतलब एक तरीके से वो शॉर्ट फॉर्म में ये,
तो घटी गुलम का विलीन करता है अलाबू कपज रोग में, जलोका का पित्तज रोग में और श्रंका वातज रोग में, ये सारणी के रूप में बताया है। और ये ना सिरावेदन, सिरावेदन मतलब अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 27 में सिरावेद विधि, मतलब सिरा का वेदन किस तरीके से करते हैं, खून किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से ये चैप्टर हो जाता है पूरा। ये देखो डायग्राम है इसके, मंडलाग्र शस्त्र, वृद्धि शस्त्र, उत्पल, ऊर्ध्वधारक, सर्पमुख शस्त्र, एषणी, ये अपन मैंने बता दिया, एक बार देख लेना, पीडीएफ में ग्रुप में भेज दूंगा। देखो ये देखो, ये जलोका है, ठीक है, खून चूसा, फिर देखो ये लेप सा लगा रखा, और इसका क्या बमन करा रहा, देखा हाथ से, जलोका विधि हाथ से खून निकाल रहा है बाहर, ठीक है। अब इसके चैप्टर के क्वेश्चन कर लेते हैं।